ये पहली दफ़ा मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ पूरा लॉकडाउन के पीरियड में। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, उसके लिए आज विशेष आप सब लोगों के ध्यान में होगा ही, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही रहा है अंत्योदय। अब अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की ओर देश के प्रधानमंत्री ने अब देश को आगे बढ़ाने की पूरी योजनाओं की कल उन्होंने घोषणाएं की कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने, हर गांव परिवार यानी सब हम आत्मनिर्भर कैसे हो। कल प्रधानमंत्री जी ने इसके पूरी तरह से देश की जनता के सामने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कल ये भी कहा था कि वित्त मंत्री आएंगे और फिर देश को बताएंगे वे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम होना है। और बड़ी पैकेज 20 लाख करोड़ की पैकेज के भी कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। उनमें से आज देश के जो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन जी है और देश के वित्त राज्य मंत्री दोनों देश के सामने आए और दोनों ने हिंदी अंग्रेजी में पूरे विषय को रखा। तो सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को मैं झारखंड की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने वास्तव में आज जिन सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग की जो बात हुई, जिसमें सबसे अधिक रोजगार देने वाला वो क्षेत्र है, और उस पर आज पहली दफ़ा फोकस किया गया और उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया के पैकेज की भी घोषणा हुई। क्योंकि झारखंड के लिए वो इसलिए महत्व है कि झारखंड से ही आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने जो सूची जारी की थी कि झारखंड से एक बड़ी तादाद में लगभग 10 लाख से भी कहीं अधिक संख्या में मजदूर बाहर में जाकर के लोग काम करते हैं। और आज उनकी क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वापस आने के लिए किस प्रकार से लोग छटपटा रहे हैं, वहाँ भूखे छटपटा रहे हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहे हैं। उनके दर्द को देख करके अंदर से, जिसको कहते हैं ना, दिल दहल जाता है। तो आज देख करके लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने वास्तव में देश के जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, छोटे उद्यमी है, उन सब लोगों को ध्यान में रख करके आज 3 लाख करोड़ की जो पैकेज की घोषणा हुई। और उससे पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया के पैकेज की घोषणा की थी। आप सबको ध्यान में होगा कि उस समय जो गरीब लोग थे, यानी बड़ी तादाद में उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा कि जनधन खातों में 41 करोड़ लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया। ये 52,000 करोड़ रुपया था। ये सब के सब पैसा उन गरीबों के खाते में गया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी सबसे पहले अगर किसी के खाते में पैसा भारत सरकार ने भेजी, देश के प्रधानमंत्री ने भेजा, तो गरीबों के खाता में भेजा। और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 41 करोड़ जनधन खाते में ये 52,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। फिर 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में भी 18,000 करोड़ रुपया की राशि पहले ही किसानों के खाते में भेजा गया। फिर यह 80 करोड़ गरीबों को भी 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति यानी अतिरिक्त उन लोगों को प्रति परिवार दिया गया। ये बहुत बड़ी, यानी वो उन गरीबों को। फिर 20 करोड़ महिलाओं के खाते में भी
यानी 500 रुपया प्रत्येक खाता में और प्रत्येक महीना के हिसाब से भेजा गया। फिर 3 करोड़ विधवाओं को भी प्रत्येक माह 1,000 रुपया का पेंशन भी भेजा गया। फिर 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को मनरेगा मजदूरी के तहत भी 202 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया। यदि हम कह रहे थे कि सबसे पहले भी सरकार ने उन गरीबों की चिंता की, उन मजदूरों की चिंता की, उन बुजुर्गों की चिंता की, उन विधवाओं की चिंता की, उन किसानों की चिंता की। और आज भी जब देश के प्रधानमंत्री ने जो कल बोले थे और उसके हिसाब से आज देश के वित्त मंत्री ने जो देश के सामने सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और माध्यम दर्जे के उद्योग के लिए जो बड़े पैकेज की घोषणा की, उसमें भी सबसे पहले तो उन सारे उद्योग है जो संकटग्रस्त है, जो किसी न किसी कारण से वो दबे हुए हैं, बंदी के कगार पर है। ऐसे उद्योग को भी 20,000 करोड़ रुपया तक की लोन देने की सरकार ने घोषणा की और उसमें भी गारंटी, मैंने बिना गारंटी के, ताकि और फिर जो उद्योग अपने उद्योग को जो बढ़ाना चाहता है, विस्तारीकरण चाहता है, उन उद्योगों के लिए भी सरकार ने की। तो इन सारे चीज़ों तो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बातों तो देश के वित्त मंत्री जी ने सब कुछ बता ही दिया है हम सब लोगों को, पूरे देश को। हमारा इतना ही कहना था, एक तो झारखंड से बड़ी तादाद में मजदूर बाहर रहते हैं और आज वो सारे मजदूर झारखंड आएंगे। हम झारखंड सरकार से इतना ही निवेदन करेंगे, चूंकि इसको हम इस आपदा को अवसर में हम सब लोग बदल सकते हैं, झारखंड सरकार इसको बदल सकती है। और यहाँ चूंकि हमारी बड़ी तादाद में मैन पावर है, चूंकि पहले बाहर पलायन कर चुके थे, अब वापस आ रहे हैं, तो ये जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, माध्यम दर्जे के उद्योग है, जिसमें अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, तो राज्य सरकार को उसका लाभ उठानी चाहिए, उसकी लाभ लेनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार बार बार पैकेज की बात करते हैं, तो इतना सुनहरा अवसर है झारखंड के लिए, हमारे पास सस्ते श्रमिक है, तो हम इसका ठीक से उपयोग करें ताकि इस राज्य को भरपूर उसका लाभ उठा सके। यहाँ रोजगार की अवसर पैदा होगी, जैसे पिछले सरकार ने भी काफी कुछ इस दिशा में काम की थी, खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में, तो काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और काफी लोगों को काम भी उसमें से आगे बढ़ा था। तो हम अब राज्य सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, आज जो देश के वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है 3 लाख करोड़ की जो पैकेज देंगे लघु उद्योग को, और उसमें से झारखंड सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक हम इसका लाभ उठा सके। उसके लिए सरकार को आप युद्ध स्तर पर प्लानिंग बनना चाहिए, जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत होगी हम लोग सरकार को मदद करेंगे, सरकार को साथ देंगे, यही हम निवेदन कर रहे हैं। और विशेष कुछ तो नहीं कहना था, क्योंकि बाकी सारे चीज़ों तो वित्त मंत्री जी ने बता ही दिया है आप सब लोगों को। सिर्फ हम झारखंड के संदर्भ में हम आप सब लोगों को ये कहना चाह रहे थे, इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। बाबूलाल जी, अमित मिश्रा, टीवी भारत से। हाँ बताइए। क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। ये जो पैकेज घोषित हुआ कल और आज, उसको लेकर के वित्त मंत्री ने क्लियर किया, आप बता सकते हैं कि झारखंड स्पेसिफिकली कितना लाभ उठा पाएगा इस पैकेज का? 3 लाख करोड़ की जो आज बात हो रही है, एमएसएमई कितने % शेयर झारखंड को मिल पाएगा, या कितने एमएसएमई है झारखंड में जो इसका लाभ उठा पाएगा? देखिए, ये तो सरकार को निश्चित करनी है। हम तो ये कहेंगे कि अधिक से अधिक लाभ हम लोग सरकार ये झारखंड को दिला सकेंगे, लेकिन सरकार यहाँ उद्योग तो सरकार को यहाँ प्रमोट करनी है, यहाँ की गवर्नमेंट को उस पर आगे बढ़नी है, उन लोगों को मदद करनी है।
तो सरकार जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि झारखंड में पहले ही जितना जो माध्यम दर्जे के उद्योग है, लघु उद्योग है, वो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में पहले से पड़ी। हम इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं और नए क्षेत्र को भी हम तलाश कर सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल का क्षेत्र है जहाँ अधिक रोजगार मिल सकता है, खेती का जो क्षेत्र है उसमें भी हम अधिक जोर लगा सकते हैं। लेकिन सरकार, राज्य सरकार को आगे बढ़नी है, राज्य सरकार को उस पर पूरे आगे काम करने, उन सारे उद्योगों को इकट्ठे करके, कलेक्ट करके उसकी जो भी समस्या है उसको निदान करते हुए, ताकि लोगों को राहत और अधिक दिलाया जा सके। चलिए, हो गया? और किसी को? हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। इंडस्ट्रीज की और खासकर छोटे इंडस्ट्रीज की हालत खराब होने वाली है। अभी इतने बड़े कदम तो उठाए जा रहे हैं, तो झारखंड सरकार को कुछ श्रम कानून में बदलाव लाने चाहिए, या इंडस्ट्रीज की पॉलिसी जो यहाँ स्टेट की है उसमें कुछ संशोधन लाने चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से लानी चाहिए। कहीं भी कोई थोड़ी बहुत बाधक होगी तो उसको लानी चाहिए। कई एक राज्यों ने श्रम कानून में भी परिवर्तन किया है। अब हम पूरे समय के लिए नहीं तो कम से कम 2-3 साल के लिए तो हमें लाना ही चाहिए, तभी हम राज्य की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस पर संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज विशेष परिस्थिति है देश के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने, और देश को अगर हमें अग्रिम पंक्ति में खड़े होना है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि भाई लोकल और वोकल की उन्होंने बात की, लोकल वस्तुओं को हमें अधिक उपयोग में भी लाना है और उसके लिए हमें वोकल भी होना है। और फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने आज जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई 200 करोड़ से नीचे तक का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, यानी ये माध्यम दर्जे के लघु उद्योगों को कैसे प्रमोट किया जाए, उसमें जब भारत सरकार सब कुछ परिवर्तन कर रही है, कानून में अमूलचूल परिवर्तन कर रही है, तो राज्य सरकार को भी इस विषम जो परिस्थिति है देश दुनिया के सामने, तो जो भी कानून हमारे सामने बाधक बनती है तो अपोजिशन और सबके साथ राय विचार करके उसमें परिवर्तन करना चाहिए। हमारी पार्टी साथ देने को बिल्कुल तैयार है। नहीं, हमें लगता है कोई बाधक नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूं कि अगर हम एक्वायर नहीं करते हैं तो लीज पर हम ले सकते हैं जमीन, और फिर हम क्षेत्र को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में ये समस्या नहीं है उन क्षेत्रों में हम उद्योग को लगा सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब सभी जगहों पर है, सड़कें है, रेलवे है, तो सब कुछ है, और कहीं से भी कहीं हम आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई समस्या हो वहाँ हम अधिक नहीं ताकत लगाओ। पहले भी हमने सरकार को पत्र लिखा है, जैसे उत्तरी छोटानागपुर का जो इलाका है, जैसे गिरिडीह है, कोडरमा है, चतरा है, और फिर पलामू का इलाका, इन इलाकों में उद्योग लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो इलाका ट्रेन से भी जुड़े हुए हैं, सड़क से भी जुड़ा हुआ है। अन्य जो राज्य है वो बिहार, यूपी, इसके बॉर्डर पर ही अवस्थित है, छत्तीसगढ़, इन सारे बॉर्डरों पर ही अवस्थित है। यानी जो प्रोडक्ट माल है वो कहीं भी हम बेच सकते हैं। बीच से जीटी रोड भी गुजरती है। तो ये सारी चीजें हम क्षेत्र को चुन सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये कोई दिक्कतें नहीं है। और फिर हमने कहा कि एक्वायर करने की नहीं बल्कि हम लीज पर भी हम लीज आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम व्यवस्था सरकार बना सकती है। हेलो, हाँ बोलिए। एक सवाल है, भाजपा सरकार के समय में मोमेंटम झारखंड हुआ था। उस मोमेंटम झारखंड को मौजूदा सरकार जो है वो नकार रही है कि वो
देखिए, मैं तो बार बार कहा कि कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर हम इस वक्त, जैसे उस समय टेक्सटाइल के क्षेत्र में सरकार ने अच्छे काम किए थे, तो उन क्षेत्रों को हम आसानी से तुरंत हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं। तो जो आसानी से हो सकता है तुरंत जिस उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, और पहले से जो स्थापित उद्योग हैं उनको हम कैसे जीवित कर सकते हैं, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई संकट नहीं, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। अब उनको अगर मोमेंटम के नाम से दिक्कतें हैं तो हम कहते हैं कि आप उसकी चर्चा ही मत करो ना, लेकिन उद्योग यहाँ लगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, उसकी सरकार को प्रयास करने के, उसमें किसी को कोई क्या दिक्कत होगी। बाबूलाल, ये सुभाष शेखर बोल रहे हैं लोकल सर्वर से। एक तरफ केंद्र सरकार बड़ा पैकेज का ऐलान किया है, दूसरी ओर झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है। कितना यहाँ पर असर पड़ेगा और क्या देखा जा सकता है, क्या कहेंगे? अब ये सरकार को विचार करना चाहिए उस पर, क्योंकि दोनों ही बातें सरकार कभी बोलती है कि बड़ी ऐसा दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर अपने भी सरकार पैसे की रोना रोती है। तो इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई सरकार को इस पर सोच समझ के विचार करना चाहिए। आज के तारीख में दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन अभी तो कोई बिक नहीं रहा है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि उस पर सरकार शायद आगे विचार करे, और हम कहेंगे जरूर उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। चलिए, हो गया। और किन्हीं का कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर चाय पिला करके हम लोग यहीं से चाय पी लेते हैं। धन्यवाद। और इसमें हम लोग, हाँ सर, धन्यवाद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और आगे भी आपसे आशा करेंगे कि हम लोग कम से कम इस लॉकडाउन के दरमियान इसी तरह दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब कर सके, हमारी भी जिज्ञासा आप सुन सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा, अच्छा है, अब मैं जी हाँ जी। आपने भी 2-3 बार प्राइवेट लैब्स को टेस्टिंग के लिए जो 4500 रुपए अपर कैपिंग थी पूरा ही छूट दे दिया, जबकि उसको बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया जा सकता था जैसे दूसरे राज्यों ने किया। तो इस पे आपने प्रतिक्रिया तो दिखाई है, और लेकिन इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, एकदम ये कम से कम हमारे राज्य में जो कि पिछड़ा भी है और स्थिति अच्छी नहीं है, तो कम से कम ये 2000 से भी नीचे आ जाना चाहिए। या अगर सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाए, जैसे अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ चैनल द्वारा देखा कि 500 रुपये का कोई किट जो ICMR ने अप्रूव कर दिया बंगाल में, तो वो ममता बनर्जी जी ने अप्रूव करा लिया, और अब शायद वो टेस्टिंग 500 रुपये में लोगों को वहाँ मिल पाएगी वेस्ट बंगाल में। तो अभी तो यहाँ तो 4500 रुपये में है। तो इसको आप कहाँ तक ले जा पाएंगे, क्या आप छूट ला पाएंगे लोगों को? देखिए, हमारे तो प्रयास है। आपने देखा होगा कि जिस दिन सरकार ने ये 4500 रुपया की घोषणा की थी, और ठीक दूसरे या तीसरा दिन ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और हमने कर्नाटक का उदाहरण देकर के हमने पत्र लिखा, क्योंकि कर्नाटक में 2250 रुपया लिया जा रहा था। हमने कहा कि कर्नाटक विकसित राज्य है और वहाँ 2250 रुपया है, तो हमें तो उससे कम होने चाहिए। आप तो बिहार का भी आ गया, बिहार में कम में ही वहाँ इलाज होता है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे अभी आप बंगाल के बारे में आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से उनको विचार करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड एक तो पहले से ही गरीब राज्य है, तो यहाँ लोगों को जितना सहूलियत मिल सके और कम से कम लोगों को पैसे देना पड़े, तो उसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए और विचार करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि सरकार जरूर विचार करेगी। फिर से हम सरकार से चाहे पत्राचार करना हो या बात करना होगा तो फिर से हम करेंगे। सर, एक सवाल और है। ये बन्ना गुप्ता जी ने कई बार बीच में ऐसा कहा था कि कुछ हमारी जो झारखंड की कैपेसिटी है कुछ 1500-1600 जांच करने की है प्रतिदिन। वैसा प्रतीत होता है कि वो कैपेसिटी तो हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले ही प्राइवेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इस
सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वो हो सकता है। और हम टैक्स पेयर्स हैं लोग, और सरकार से उम्मीद तो कर ही सकते हैं, तो वो फायदा पहले हमको मिलता, और अगर वो जब पूरी तरह ऑप्टिमाइज हो जाता उसके बाद सरकार प्राइवेट को इंट्रोड्यूस करती। नहीं, आपको ध्यान में होगा कि प्रत्येक दिन इसको लेकर के सरकार को हर हमेशा हम पत्र लिखते रहे और उनको हम बताते रहे कि भाई आप ये तो बताइए कि आपके पास कितने किट्स हैं, प्रत्येक दिन कितनी जांच हो रही है, कितनी रिपोर्ट आ रहे हैं, कितने किट्स बचे हुए हैं। तो आपके पास अगर कमी होगी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भारत सरकार से बात करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी क्लियर कट उन्होंने बताया ही नहीं ठीक से। और आप देखेंगे जो भी जांच हो रही थी एक एक सप्ताह बैकलॉग चल रहा था। इसलिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जो कोविड टेस्ट जिसका हुआ एक सप्ताह में चले गए घर, और उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो पुलिस जा करके खोज करके पकड़ करके फिर उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो क्लियर नहीं दिखाना चाहती, कहती तो है कि केंद्र नहीं सपोर्ट कर रही है, कि हम लोग पूछते हैं कि भाई आप ये तो बताइए ना कि आपको क्या क्या मिला है, कितना, और कितनी आप प्रत्येक दिन जांच कर रहे हैं, कितनी बैकलॉग चल रहा है, कितने किट आपके पास बचे हुए, अगर दिक्कतें होगी तो वो नहीं बताते। तो इससे लगता है कि सरकार जितने तेजी से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। बार बार इस बात को उठाते रहें और बात भी हम करते रहें व्यक्तिगत रूप से भी, अफसरों से भी, और जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी हमने एक आध दिन बात किया है। तो हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो सरकार को ही अंततोगत्वा काम करनी है। बाबूलाल जी, एक सवाल है, अभी लॉकडाउन का समय है और हम लोग यहाँ पर सब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जेपीएससी में गड़बड़ी मामले को लेकर कुछ छात्र रवादी में आपसे अनशन शुरू कर दिए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन। और पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये पूरा मामला गरमाया हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी इसमें कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इस समय चूँकि सबसे बड़ी जो समस्या कोरोना पर चल रहा है, इसलिए हम इसी पर फोकस किए हुए हैं। बाकी हम कहेंगे कि सरकार को सब लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए और पूरी बातें समझ करके समाधान या रास्ता उसको निकालनी चाहिए।